हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस। जो सिलेबस हमारा आज का है, ऋतु अनुसार रसों की उत्पत्ति, यानी कि आपको पता होगा टोटल 6 ऋतुएं होती है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं हो गई। तो कौन सी ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है? दो रस जो होता है आपको ये भी पता होगा, षड्रस यानी कि 6 रस भी होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसको आइए पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, क्रिया शरीर में ये क्वेश्चन आता है, ऋतुओं के अनुसार रस उत्पत्ति, यानी कौन सी ऋतु में किस रस की उत्पत्ति होती है, उसका पूरा सीक्वेंस सही तरीके से जानेंगे। तो आपको पता है टोटल 6 ऋतु होती है। पहला ऋतु है शिशिर, दूसरा है वसंत, तीसरा है ग्रीष्म, चौथा है वर्षा, पांचवा है शरद और छठा है हेमंत। तो ये टोटल 6 ऋतु हो गए। इसको आप सीक्वेंस में ही याद रखेंगे। जैसे सीक्वेंस में याद रखेंगे तो आगे आपको काम आएगा। ठीक है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। आप इसको 2-3 बार बोलेंगे या लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए, मास का मतलब होता है महीना। ठीक है, किस ऋतु में कौन कौन से महीने आते हैं? देखिए, जो ऋतु होता है वो 2 महीनों के मिलने से बनता है। तो जब 2 मास को मिलाया जाता है तो एक ऋतु बनता है। जैसे माघ और फागुन मिलता है तो शिशिर ऋतु बनता है, चैत बैसाख मिलता है तो वसंत ऋतु बनता है, ज्येष्ठ आषाढ़ मिलता है तो ग्रीष्म ऋतु बनता है, श्रावण भाद्रपद मिलता है तो वर्षा ऋतु बनता है, अश्विन कार्तिक मिलता है तो शरद ऋतु बनता है। उसी प्रकार मार्गशीर्ष और पौष मिलता है तो हेमंत ऋतु बनता है। तो ये आपने मास जान लिया। वैसे यहाँ पे मास का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। अब देखिए, कौन से ऋतु में रस की उत्पत्ति क्या होती है। तो पहले मैं सीक्वेंस ऐसे बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस सही नहीं है। अभी मैं ट्रिक बताऊंगा तो ये सीक्वेंस आपको सही से याद हो जाएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, उससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जो शिशिर ऋतु होता है उसमें तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, वसंत ऋतु में कषाय रस की उत्पत्ति होती है, ग्रीष्म ऋतु में कटु रस की उत्पत्ति होती है, वर्षा ऋतु में अम्ल रस की उत्पत्ति होती है, शरद ऋतु में लवण रस की उत्पत्ति होती है, हेमंत ऋतु में मधुर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसको ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको रस का जो 6 रस हैं उनके लिए एक क्रम आएगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसको आप इसी क्रम में याद रखेंगे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इस क्रम को। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिखा है। मधुर के लिए M, कैपिटल M, अम्ल के लिए A, लवण के लिए L, कटु के लिए K, तिक्त के लिए T और कषाय के लिए K। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसका ट्रिक। तो देखिए, सीक्वेंस रखने का फायदा क्या है, इससे आपको पता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो जो हेमंत ऋतु होता है इसको याद रखने के लिए नीचे से याद रखेंगे। तो ये मधुर के लिए क्या हो गया, ये पहला था तो मधुर से आएंगे अम्ल के पास। तो सबसे पहले आप याद रखें मधुर, फिर आ गया अम्ल, फिर लवण। ठीक है, ये सीक्वेंस। उसी तरीके से यहाँ पे कटु, फिर तिक्त, फिर कषाय। जैसे नीचे सीक्वेंस था सेम टू सेम उसी तरह। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सीक्वेंस आपका हो गया। और इस तरीके से आप आसानी से याद कर पाएंगे। नहीं तो इसको देखने के बाद से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे याद रखें। तो आप इसको ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। मधुर, एक को छोड़ के ऊपर वाला अम्ल, उसके बाद से बीच में लवण। उसी तरह कटु, फिर तिक्त, बीच में कषाय। यानी कि जो भी होगा जो लास्ट में आता है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखते हैं जो रस का महाभूत के साथ क्या संबंध होता है। तो आपको पता है पंच महाभूत, यानी कि महाभूत कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है, उसको देख लीजिए। पंच महाभूत 5 होते हैं। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिया, इसको आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इससे फायदा क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कौन सी रस में कौन से महाभूत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मधुर रस है तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक लिखा है 54। उसी तरह अम्ल है तो उसके लिए हमने क्या लिखा है 53, लवण के लिए 43, कटु के लिए 23, तिक्त के लिए 21 और कषाय के लिए 25। तो इसको एक मोबाइल नंबर की तरीके से याद रख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको पता है 10 नंबर का होता है, लेकिन मान लीजिए विदेश का है 12 नंबर का है कोड के साथ। ठीक है, तो मधुर के लिए अब इसमें देखिए, इसको रखने का याद रखने का फायदा क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मधुर रस में कौन सा महाभूत होगा तो उसको याद रखने क्या है 54। 54 का मतलब 5 और 4। 5 क्या है
पृथ्वी, 4 क्या है जल, तो यहाँ पे क्या हो गया पृथ्वी जल हो गया। उसी तरीके से अम्ल में क्या है 53, एक कम कर दीजिए 53 यानी कि 5 और 3 क्या है अग्नि, यानी कि पृथ्वी और अग्नि, 53 पृथ्वी और अग्नि। उसी तरह लवण में क्या है 43 यानी कि जल और क्या होगा 3 से अग्नि, यानी कि जल और अग्नि हो गया। 23 यानी कि वायु और अग्नि, वायु अग्नि हो गया। उसी तरह से 21 तिक्त के लिए 21 क्या हो जाएगा वायु आकाश। उसके बाद से 25 का मतलब ये देखिए वायु और पृथ्वी, वायु पृथ्वी, तो ये हो गया। अब एक और तरीके से याद रख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ये दोनों पृथ्वी है, उसके बाद से ये जल है, फिर 3 अग्नि है, उसके बाद से 3 वायु है और आकाश पृथ्वी। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे याद रखिए, लेकिन मेरा तरीका ये सही है 54 53 43 23 21 25, 54 53 43 23 21 25, 54 53 43 23 21 25, इसको बार बार रटिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया अभी क्या क्या रस, मास और रस की उत्पत्ति, ऋतु और रस की उत्पत्ति। उसके बाद से रस और महाभूत की संबंध क्या होगा, रस और महाभूत में क्या संबंध होता है। अब इसके बाद से बात करते हैं संचय का, यानी कि कौन से मधुर रस का अगर आप सेवन ज्यादा करते हैं तो किसका संचय होगा। आपको पता है दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष एक मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ आता है, मानसिक दोष में रज और तम आता है। तो यहाँ पे जो शरीर के अंदर दोष पाए जाते हैं उसी का तो वृद्धि होगा। जैसे आप मधुर रस का सेवन ज्यादा करते हैं तो मधुर रस के सेवन से क्या होगा, तो देखिए मधुर रस अगर ज्यादा मात्रा में आप सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में कफ का संचय होगा, यानी कि कफ का उत्पादन होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पे देखिए प्रकोप नहीं होगा, प्रकोप का मतलब होता है जो मात्रा है उससे ज्यादा होना। ठीक है, तो यहाँ पे संचय होगा, वृद्धि होगा, उत्पाद होगा। तो आपको मधुर रस से क्या होगा, अगर मधुर रस का सेवन करते हैं तो कफ का संचय होता है। ठीक है, कफ का संचय होता है, वृद्धि होती है, उत्पाद होती है। उसी तरीके से अम्ल रस का अगर ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इसमें क्या होगा कफ और पित्त दोनों का संचय और उत्पाद होता है। अभी मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं कैसे इसको याद रखना है। उसके बाद से लवण में, लवण की बात करेंगे तो उसमें कफ और पित्त का संचय होता है। उसके बाद से कटु में वात और पित्त का संचय होता है। उसके बाद से तिक्त में वात का संचय होता है और कषाय में भी वात का संचय होता है। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आप ऐसे समझिए। मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ ये पित्त वाले को। ठीक है, अब देखिए ऊपर से आप रखने के लिए क्या रखेंगे, इसका सीक्वेंस है ये मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अब क्या करिए ऊपर से 3 को डायरेक्ट कफ लिख दीजिए। ये है के का मतलब है क्या कफ। ठीक है, कफ। उसके बाद से नीचे क्या हो गया वात, ये 3 वात लिख लीजिए, ऊपर 3 कफ और नीचे 3 वात। उसके बाद से क्या है जो बचा हुआ है तो यहाँ पे एक ऊपर से छोड़ करके यहाँ से पित्त लिखना शुरू करिए, पित्त पित्त पित्त, और उसके बाद से तीनों पे तीर ऊपर लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे संचय हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उत्पाद हो रही है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। मधुर रस से हमें कफ का संचय होता है, अम्ल से कफ और पित्त का संचय होता है, लवण से कफ और पित्त का संचय होता है। उसी तरीके से कटु से वात और पित्त का संचय होता है, तिक्त से वात का संचय होता है और कषाय से वात का संचय होता है, उत्पाद होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जहां पे अक्सर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो उसकी बात थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे है ये 3 रस, यहाँ पे मैंने थोड़ा कोड वर्ड में लिखा है, इस कोड वर्ड को देख सकते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो कोड वर्ड है MAL, मधुर अम्ल लवण कफ वर्धक वात शामक। ये मधुर अम्ल लवण हो गया, यानी कि 3 रस हैं, मधुर अम्ल लवण कफ वर्धक वात शामक। उसी तरीके से कटु तिक्त कषाय वात वर्धक होता है, पित्त शामक, इसका उल्टा। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्टी कषाय याद रखिए, ये पित्त शामक होता है, या फिर केटीएम याद रख सकते हैं। केटीएम का मतलब के का मतलब यहाँ पे कषाय है, पित्त शामक। उसी तरह से ये काल जो होता है कटु, ये पित्त वर्धक होता है। यहां तक समझ में आएगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऋतु के अनुसार रस उत्पत्ति, शिशिर ऋतु में तिक्त, वसंत में कषाय, ग्रीष्म में कटु, वर्षा में अम्ल, शरद में लवण, हेमंत में मधुर, यानी कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इस तरीके से मैंने इसका ट्रिक बता दिया, याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा और ट्रिक से समझिए।
इसके यहाँ पे मैंने बताया था मधुर, अम्ल, लवण जो होता है ये तीनों रस मिलकर के कफ का वर्धक कराते हैं, यानी कफ वर्धक होते हैं, और वात शामक होते हैं, यानी कफ को बढ़ाते हैं और वात का शमन करते हैं। ठीक है। उसी तरह कटु तिक्त कषाय जो था ये वात को बढ़ाते हैं और कफ को शांत करते हैं, कफ शामक होते हैं। उसी तरीके से इसको थोड़ा सा याद रखिए, एमटी कषाय याद रखिए, एमटी कषाय या फिर केटीएम। तो केटीएम अगर याद रखते हैं तो के का मतलब याद रखिए, के का मतलब है कषाय। ठीक है। और ये एमटी कषाय यानी कि मधुर, तिक्त और कषाय ये क्या करते हैं, पित्त को शमन करते हैं, यानी पित्त को शांत करते हैं। एमटी कषाय ये क्या करते हैं, पित्त को शांत करते हैं। उसके बाद से काल, काल का मतलब यहाँ पे के का मतलब है कटु, कटु, अम्ल, लवण ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं। अब इसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम एक टेबल के फॉर्म में लिखे, इस टेबल को बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इस साइड में दोष, यहाँ पे संचय, यहाँ पे प्रकोप, यहाँ पे शमन। संचय का मतलब होता है वृद्धि करना, जो नॉर्मल लेवल पे आ जाए। किस ऋतु में, जैसे यहाँ पे देखिए शिशिर ऋतु में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, तिक्त रस की वृद्धि होती है, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है। अगर उस लिमिट से ज्यादा हो गया तो उसका प्रकोप हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना। ठीक है। उसके बाद से शमन का मतलब कम मात्रा में। तो इसको हम ऋतु के अनुसार देखेंगे, किस ऋतु में वात का संचय होता है, किस ऋतु में पित्त का संचय होता है, और कैसे, इनका पूरा टेबल देखेंगे। तो आइए इस टेबल को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने दोष लिखा, उसके बाद से संचय, प्रकोप और शमन लिखा। ठीक है। तो संचय का मतलब क्या है, दोष की वृद्धि। ठीक है। दोष की वृद्धि नॉर्मल लेवल तक। तो वात, पित्त, कफ। तो वात का संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, पित्त का संचय होता है वर्षा ऋतु में, कफ का संचय होता है शिशिर ऋतु में। ठीक है। इसको याद रखेंगे, वात, पित्त, कफ ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये टेबल बनाएंगे, मैं इसका तरीका भी बता रहा हूं कैसे आपको याद रखना है। ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर। उसके बाद से वात का प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में, पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, कफ का प्रकोप होता है वसंत ऋतु में। उसी प्रकार शमन कब होता है, वात का शमन होता है शरद ऋतु में, पित्त का शमन होता है हेमंत ऋतु में, और कफ का शमन होता है ग्रीष्म ऋतु में। अब देखिए ये सीक्वेंस याद रखने का क्या यहाँ पे फायदा होगा। ठीक है। जैसे टेबल आप बनाएंगे तो संचय, प्रकोप, शमन लिख दिया। अब देखिए सभी ऋतुओं को यहाँ पे देखते हैं। सबसे कफ नीचे है तो सबसे देखिए शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं तो कवर हो गई। ठीक है। और बाकी बचा वात, यानी कि कफ और पित्त का सीक्वेंस तो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखते हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये तो ऐसे याद हो गया। अब इसमें कंफ्यूज होता है वात के लिए। ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक जानिए। आप सबसे पहले क्या करिए, ये ग्रीष्म से शुरुआत हुआ था, यहाँ पे भी ग्रीष्म आ गया, कोने कोने पे ग्रीष्म। ठीक है। और जो वर्षा है तो वर्षा, इसमें तो शरद आ गया था इसके जगह पे, तो वर्षा को ऐसे इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिखा दीजिए, और ये जो शरद है उसको यहाँ पे ऐसे दिखा दीजिए, यानी कि ये 2 जगह हो गया, वर्षा 2 जगह, बाकी सब क्या है उस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोष को एक साइड में लिख देंगे, फिर संचय, प्रकोप और शमन लिखेंगे। उसके बाद से ऋतु को ऐसे लिखना शुरू करेंगे, जैसे शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत था, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, 6 ऋतुएं खत्म। उसके बाद से फिर अभी वात बच गया, तो वात के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रीष्म, जो यहाँ पे ग्रीष्म लिखा हो उसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद से जो वर्षा यहाँ पे उसको यहाँ पे कर देंगे, और शरद यानी कि इसका इसमें लिख देना, इसका इसमें लिख देना, और जो इसका ये लास्ट वाला था ये वाला इसमें लिख देना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा ऋतुओं के अनुसार ऋषियों के अनुसार जितने भी रस की उत्पत्ति होती है उसका मैंने पूरा एकदम डिटेल में बता दिया, और किस रस में कौन सी महाभूत पाई जाती है उसको भी मैंने बता दिया, और कब इसका शमन होता है, कब इसका प्रकोप होता है, कब इसका संचय होता है, इस सब चीज़ों का मैंने पूरा डिटेल में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा आप हमारे पीजे पॉइंट ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मटेरियल मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू।